नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सबसे पहले बिहार का रुख करते हैं। भागलपुर में 100 लोगों से भरी नाव पलट गई है। आपको बता दें, गंगा की उपधारा में नाव पलटी है और हादसे में 5 लोगों की मौत की फिलहाल खबर है। कई लोग लापता हो गए हैं। तिनटंगा से कई लोग दियारा की तरफ जा रहे थे। सभी लोग नाव पलटने की वजह से अफरा तफरी गांव में मच गई है और घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। नौवचिया के करारी तिनटंगा दियारा के अंदर हादसा हुआ है। आनंद फानन में खेत में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने लोगों की जान बचाई, जिसमें से 15 की हालत नाजुक है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। अभी तक 5 लाशों को बरामद किया जा चुका है, जबकि कई लापता हैं। आपको बता दें कि 5 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। गंगा की उपधारा ये बताई जा रही है। भागलपुर के अंदर बिहार में एक नाव पलटी है और नाव पलटने से 5 लोगों की मौत, कई लापता हैं। लगभग 15 से 16 लोग ऐसे हैं जिनकी जान बचाई जा सकी, क्योंकि पास में ये खेत था और खेत में मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही नाव पलटी, अफरा तफरी बची, तुरंत वो मजदूरों ने जैसे तैसे जाने बचाई हैं। 15-16 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान बचाई गई, जिनको स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, पीएचसी में भेजा गया है। तो स्थानीय पीएचसी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल 100 लोगों से भरी हुई ये नाव थी जो कि पलट गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी जानकारी नहीं। इसके अलावा 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी और भी यहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा मौतों का बढ़ सकता है। तो तिनटंगा से कई लोग दियारा की तरफ जा रहे थे और वो नाव जो 100 लोगों से भरी हुई थी वो पलट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज समझाएगा तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। तीसरे चरण में 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सभी पार्टियों के नेताओं ने कमर कस ली है। राज्य के कुल 78 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी सामने आएगा। तो तीसरे चरण में 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सभी पार्टियों के नेताओं ने कमर कसी। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य के कुल 78 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा। 10 नवंबर को आएगा बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम। ऐसे में बिहार में आज समझाएगा तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। खबर पटना से, जहां पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, ये चिराग पासवान का कहना है। पीएम के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं नीतीश। बीजेपी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रही है। वहीं चिराग पासवान न केवल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार को बिहार का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं। चिराग पासवान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। आजकल वो प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर मंच पर खड़े रहते हैं और सत्ता के लालच में वो लालू जी से मिलने रांची जा सकते हैं, तेजस्वी से मिल सकते हैं। ये एलजेपी अध्यक्ष चिराग ने कहा कि कई सीटों पर नीतीश का मुकाबला एलजेपी से है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। जेडीयू को जाने वाला एक वोट बिहार को तबाह कर देगा। सीएम नीतीश के कारण बिहार की व्यवस्था खराब हुई, इसीलिए बिहार के लोगों का उनसे विश्वास खत्म हो गया है। कमजोर और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप ही रहे। ना आप अपने कार्यों को केंद्र सरकार से आप करवा पा रहे हैं, ना आप समस्या का हल अब हमारे प्रदेश में दे पा रहे हैं। और हर चीज पर आपके पास एक एक्सक्यूज सामने से तैयार रहता है कि भैया ये तो केंद्र सरकार देखेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये तो राज्यपाल के अंतर्गत ये मामला आता है। तो अगर सारी चीजें बाकी कोई देखना है तो फिर आप एक अनन्य मार्ग पे बैठे क्यों हैं? क्यों पिछले 15 साल से कुर्सी से चिपक कर आप बैठे हुए हैं? ना पद आप खाली करना चाहते हैं। अभी भी आप इस तरीके से जी जान लगा के जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मन पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे, लालू जी के सामने भी ये जाएंगे, रांची तक चले जाएंगे नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि वहां इसमें एनडीए में तो अब इनका गुजारा हो नहीं रहा, यहाँ पर इनकी सरकार बनेगी नहीं, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो रांची जाएंगे सीधा भागे भागे। और जो तस्वीरें आज हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए, ऐसी तस्वीरें हम लोग रांची की देखेंगे। तो यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 जैसी आपातकाल की स्थिति महाराष्ट्र में पैदा कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा पहले भी लोकतंत्र को नष्ट करने की थी और आज भी है। और भारत के चेयरमैन
अर्णब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी जिस ढंग से की गई है, वो गिरफ्तारी बिल्कुल पूरी तरीके से दुर्भावना उसके पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का जो तांडव और जो अन्याय है उसके खिलाफ गोस्वामी जी लगातार देश के सामने उजागर कर रहे थे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आपने 1975 की आपातकाल जैसी स्थिति आज महाराष्ट्र में पैदा करके दिखाई है। अर्णब गोस्वामी को प्रातः गिरफ्तार करके दुर्भावना से उसके खिलाफ मुकदमा लिखा करके ये दर्शाता है कि आप जो है लोकतंत्र को नष्ट करने का आपकी मंशा जो पहले थी आज भी है, इसमें आपको सुधार करना चाहिए और अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा करना। अब खबर दिल्ली से, जहां पर सीएम केजरीवाल का एक नया बयान सामने आया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नया बयान दिया, दिल्ली वासियों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। अगर पटाखे जलाएंगे तो आप अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दिवाली के दिन शाम को 7:49 पर हम सभी 2 करोड़ लोग एक साथ पूजा करेंगे। 2 करोड़ लोग एक साथ लक्ष्मी पूजा करेंगे, जिसका प्रसारण होगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का नया बयान, आपको बता दें ये दिवाली से जुड़ा हुआ। दिल्ली वासियों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। अगर पटाखे जलाएंगे तो अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे होंगे। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासी पटाखे ना जलाएं। 7:49 पर दिवाली के दिन हम सभी एक साथ दिवाली मनाएंगे, जिसका प्रसारण भी होगा। हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। अब खबर हाथरस से, जहां पर सीबीआई ने एक बार फिर से पीड़िता के परिवार से पूछताछ की। सीबीआई ने पूछताछ के बाद पीड़िता के भाई ने बड़ा खुलासा किया। भाई ने कहा कि सीबीआई ने पूछा कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है। भाई ने बताया कि मैं अपनी बहन को मारता तो उसे लेकर थाने क्यों जाता। पीड़िता के भाई ने बताया कि अगर हमें उसे मारना होता तो हम घर पर ही मार देते। बुधवार को मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ। तो सीबीआई ने एक बार फिर से पूछताछ की थी और आपको बता दें कि यहां पर यह खुलासा हुआ है। बड़े सवाल यहां पर किए गए, लेकिन उसमें भाई से जो सवाल किया गया, भाई से पूछा गया कि क्या तुमने अपनी बहन को मारा। सीबीआई ने पूछा तो ऐसे में भाई ने कहा कि अगर मैंने मारा होता तो मैं उसे पुलिस स्टेशन या अस्पताल क्यों लेकर जाता, मैं उसे घर पर ही पूरी तरह से जान से मार सकता था। तो ऐसे में ये तमाम सवाल किए गए और भाई की तरफ से इन तमाम बातों का किया गया। आपको बता दें कि दरअसल आरोपियों की तरफ से ये एक पत्र दिया गया था और एक केस लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भाई ने दरअसल अपनी बहन की हत्या की है। संबंधों के चक्कर में यह हत्या की गई, लेकिन ऐसे में भाई की तरफ से यह कहा गया कि अगर उसे मारना ही होता तो वो मार सकता था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन लेकर क्यों जाता। ये भी पूछा सीधे। हाँ पूछा कि आपने मारा है। से दुनिया अगर अपने माँ बहन को मार देते हो तो वो अच्छा नहीं ऐसा बता रहे हैं सब लोग। हम लोग मारते होते हैं अपने को, अपने घर पे उनको चोरी कर सकते हैं, ठीक है कि
तो फिर अपने आप मार के थाने के ले जाएंगे? थाने मार के हम थाने लेके जाएंगे। आप हॉस्पिटल क्यों लेके गए? ये भी पूछा सीधे। अगर अपने माँ बहन को मार देते हो तो वो नहीं ऐसा तो बता रहे हैं सब लोग। हम लोग मारते होते हैं अपने तो एक बार अपने घर पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है कि तो फिर अपने आप मार के थाने के ले जाएंगे? थाने मार के हम थाने लेके जाएंगे। आप हॉस्पिटल क्यों लेके गए? तो पीड़िता के भाई ने यह साफ तौर पर कहा कि मुझे मारना होता तो मैं घर पर ही मार देता, मैं पुलिस स्टेशन लेकर क्यों जाता। तो भाई से पूछा गया था, सीबीआई ने पूछा था कि क्या तुमने ही अपनी बहन को मारा है। तो भाई ने बताया कि मैं अपनी बहन को मारता तो उसे लेकर थाने क्यों जाता। भाई की तरफ से क्या गया, पीड़िता के भाई ने बताया कि अगर हमें उसे मारना होता तो घर पर ही मार देते। खबर संभल से, जहां पर आतिशबाजी के खिलाफ एक्शन में है पुलिस। अवैध आतिशबाजी बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली। 1 लाख रुपए की आतिशबाजी पुलिस ने बरामद की है। बिना अनुमति के आबादी के बीच में यह बेची जा रही थी आतिशबाजी। कई लोगों पर केस दर्ज हुआ और लोग घर से फरार हो गए। थाना नखासा के खासखां सराय का पूरा मामला है। तो अवैध आतिशबाजी यहां पर 1 लाख रुपए की बरामद की गई है और बिना अनुमति की आबादी के बीच में यह बेची जा रही थी। इसी वजह से इस पर कार्रवाई की गई है। खासखां सराय में अनाधिकृत रूप से घनी आबादी के बीच पटाखों की सूचना मिली थी। इस सब छापा मारा गया तो भारी मात्रा में पटाखे मिले हैं। आरोपी फहीम नाम के जिसके बारे में बताया, फहीम नाम के किसी व्यक्ति का ये सब माल था, जिसके द्वारा अनाधिकृत रूप से वहाँ पे रखा गया था। इसकी रिकवरी कर ली गई और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। खासखां सराय में अनाधिकृत रूप से घनी आबादी के बीच पटाखों की सूचना मिली थी। इस सब छापा मारा गया। चलिए अब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए जौनपुर के जलालपुर जाफराबाद मंडल से वार्ड संख्या 64 से जिला पंचायत के संभावी प्रत्याशी बीजेपी नेता अनुपमा राय, जिनसे आगामी जिला पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अनुपमा जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अनुपमा जी? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? तो जिला पंचायत के मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी और चुनावों के दौरान क्या कुछ इनकी तरफ से खास किया जा रहा है, क्योंकि जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। जिस तरह से इनका दावा है कि इनके ये प्रत्याशी होंगी। और अनुपमा राय के बारे में अगर बात करें तो काफी समय से अपने एरिया में ये अभी से सक्रिय हो गए। अब से कुछ ही देर बाद हम उनसे जुड़ेंगे, भी तमाम सवाल करेंगे कि आखिर क्यों उनको प्रत्याशी बनाया जाए, आखिर क्यों जनता उनको समर्थन दे, आखिर क्यों वो ये चाहती हैं कि वो जनता के लिए काम कर पाए। फिलहाल जिला पंचायत के लिए संभावित प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से ये हो सकती हैं और वार्ड संख्या 64 जलालपुर जाफराबाद मंडल है ये जौनपुर का, वहां से ये हो सकती हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे और कई सवालात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वो हमसे जुड़ेंगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े जौनपुर के जलालपुर जाफराबाद मंडल से वार्ड संख्या 64 से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी बीजेपी नेता अनुपमा राय, जिनसे आगामी जिला पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका अनुपमा जी सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आप संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जिला पंचायत के चुनावों में जौनपुर से, तो ऐसे में आपको प्रत्याशी बनाया जाए तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, अभी कर क्या रहे हैं पहले से, जिसको इवेल्युएट करते हुए जनता आपको समर्थन दे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं से जिला महामंत्री जो है सबके लिए, सबके हित के लिए कार्य कर रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दा है जो पहले उठा था, उसको सही कार्य करने का परिणाम दिया है भाजपा सरकार। और रही बात चुनाव लड़ने की, अगर मुझे जनता अपने प्रतिनिधि अगर चुनेगा तो अगर मैं चुनने के बाद अगर मैं जीत गई तो मैं जनता के हित के लिए जो भी कार्य वहां पे रुका हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसके विकास के लिए मैं करने का कोशिश करूंगी। और जिला पंचायत क्षेत्र में आता है, जैसे सड़क का हो गया, विद्यालय हुआ है आपका, और आपका शौच है, सारी ऐसी बहुत सी ऐसी योजना है जिसको कार्य करने का मैं काम करना चाहूंगी। क्योंकि आप एक खुद में एक महिला हैं और जब महिला प्रत्याशी बनती है तो महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि कम से कम हमारे मुद्दों को तो ये समझेंगे। तो आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा कोई रोड मैप है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सके अपने मुद्दों के साथ?
मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है? आप महिलाएं, मेरा सवाल यह था कि आप महिलाएं और महिलाओं को ज्यादा उम्मीद होती है मुद्दों को लेकर, तो ऐसे में महिलाओं से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं आपके पास? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? अनुपमा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा उनका, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।